सो हे गाइस, मैं स्कुआ और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक नई मनवा और उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हम देखते हैं कि एक घने जंगल के बीच एक व्यक्ति कई डिमोनिक वुल्फ को मार चुका है और उनके बीच खड़ा है। वुल्फ को मारते समय उसके शरीर से मर्डरस ऑरा निकल रही थी। तभी उसके सामने दो और खतरनाक वुल्फ आ जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति यानी हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर उन वुल्फ की ओर अपना हथियार उठाता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है। इस बीच वुल्फ दोनों मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर उनमें से एक डिमोनिक वुल्फ के सिर पर वार करता है और उसे मार डालता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरा वुल्फ उस पर हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन सही समय पर मेन कैरेक्टर अपनी तलवार से अटैक को ब्लॉक कर देता है। अचानक एक और डेमोनिक वुल्फ आ जाता है और वे सब मिलकर मेन कैरेक्टर पर हमला कर देते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर किसी तरह अटैक को अपनी तलवार और एक्स से ब्लॉक करता है। फिर एक जोरदार वार कर वह उनमें से एक डिमोनिक वुल्फ को मार डालता है, लेकिन इसी दौरान दूसरा वुल्फ हमला कर देता है, मगर मेन कैरेक्टर खुद को संभालता है और अपनी तलवार से वुल्फ को मार गिराता है। उसका खून चारों ओर फैल जाता है। सभी को मारने के बाद वह थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा डेमोनिक वुल्फ आ जाता है। उसे देखकर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि वह चिट्ठी सच थी। अब तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई कारण नहीं है। अब हमारी मानवा की मेन कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक लड़का हल्की नशे की हालत में जोर से चिल्लाकर कहता है, तो आखिरकार मिड टर्म्स खत्म हो गए। मैंने एक बार फिर इस एकेडमी में सरवाइव कर लिया। अब हमें बताया जाता है कि यह लड़का ही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसका नाम इयन पेरकाज है और वह सोर्ड्समैनशिप डिपार्टमेंट का तीसरा वर्ष का छात्र है। इयन की बात सुनकर उसके पास खड़ी एक लड़की जिसका नाम सेलिन हास्टर है और जो नाइट डिपार्टमेंट की सेकेंड ईयर की छात्रा है, उसे कहती है, यह तो सिर्फ मिड टर्म्स थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी तुम्हें एक्सपेल किया जा सकता है अगर तुम बाकी एग्जाम में फेल हो गए। सेलिन की बात सुनकर उनके साथ खड़ा एक और लड़का जिसका नाम लेटो एंस्टर्न है, वह भी मेन कैरेक्टर के साथ सेम डिपार्टमेंट और सेम ईयर में पढ़ता है। नशे की हालत में बोलता है, तुम बस उसे छोड़ दो। इयन बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। इस पर इयन कहता है, तुम सही कह रहे हो लेटो। भले ही मैं सोर्ड्समैनशिप में बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैंने फुटवर्क और हॉर्स राइडिंग के कारण पास कर लिया। यह सुनकर लेटो कहता है, भले ही तुम ऐसा करने में सक्षम हो, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद तुम सिर्फ एक मध्यम आकार के शहर में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के सिक्योरिटी गार्ड बनोगे। यह सुनकर इयन और लेटो दोनों खुशी में झूमने लगते हैं। यह देखकर सेलिन थोड़ा गुस्से में कहती है, वाह, बहुत बढ़िया, तुम दोनों कितने केयरफ्री हो। मेरा जीवन तो हर एग्जाम के साथ और मुश्किल होता जा रहा है। इस पर इयन और लेटो दोनों बोलते हैं, देखो, हम साम्राज्य की सबसे अच्छी एकेडमी में हैं। यह आसान तो नहीं होगा। यह सुनकर सेलिन गुस्से में कहती है, तुम इतनी सच्चाई से सब कुछ क्यों बोल रहे हो। इस पर इयन, जो नशे में था, गुस्से में जवाब देता है, तुमने ही यह सब शुरू किया था। इसके बाद सेलिन वहां से जाने लगती है और कहती है, जो भी हो, तुम्हें याद है ना कि कल पहली क्लास सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिकल क्लास है। अगर तुम लेट हुए तो तुम्हारे पॉइंट्स काट लिए जाएंगे, इसलिए जल्दी घर जाकर सो जाओ। इयन भी वहां से जाने लगता है और कहता है, अभी अभी तो एग्जाम खत्म हुए थे और फिर से प्रैक्टिकल क्लास। सेलिन कहती है, अच्छा, मैं घर जा रही हूं, कल मिलते हैं। लेटो कहता है, ठीक है, कल मिलते हैं। इसके बाद इयन अपने घर आता है और गुस्से में बोलता है, मुझे यह सुबह की क्लास पसंद नहीं। फिर वह बिस्तर पर गिरता है और सो जाता है। अचानक हम एक और दृश्य देखते हैं। एक जगह पर चारों ओर लाशें पड़ी हैं। उनके बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने उन सभी को मार डाला है। उसका नाम डेल्फाइरम है। उसे देखकर कुछ लोग कहते हैं, डेल्फाइरम इज कमिंग। कुछ लोग डरकर कहते हैं, हमें इसे रोकना होगा।
लेकिन यह सब सिर्फ मेन कैरेक्टर का सपना था। वह उठकर कहता है, यह कैसा सपना था? डेल्फिरम तो सिर्फ एक मिथक था। शायद मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए यह सपना देख लिया। तभी उसकी नजर अपने टेबल पर रखी कुछ चिट्ठियों पर पड़ती है। फिर वह कैलेंडर देखता है और हैरानी से बोलता है, कैलेंडर की तारीख गलत क्यों है? और ये चिट्ठियां। इसके बाद वह एक चिट्ठी उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। उसे देखकर वह सोचता है, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी, क्या यह किसी लड़की ने लिखी है? फिर वह खुद से कहता है, क्या सच में कोई एकेडमी की लड़की मुझ में इंटरेस्ट रखती है? यह सोचकर वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है। खुश होकर वह कहता है, भले ही मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊं, लेकिन पहले यह चिट्ठी पढ़नी होगी। चिट्ठी की हैंडराइटिंग देखकर इयान कहता है, कितनी सुंदर लिखावट है। फिर वह पढ़ता है, आज रात भी मैं तुम्हें सपने में देखूंगी। सीफिया इंपीरियल कैलेंडर 571 साल, महीने का 50वां दिन। यह देखकर इयन कहता है, तारीख तो मेल नहीं खा रही। फिर वह खुद से कहता है, मुझे लगा था कोई मुझे लव लेटर देगा, लेकिन यह तो कुछ और ही है। इसके बाद वह चिट्ठी डस्टबिन में फेंक देता है और एकेडमी के लिए तैयार होने लगता है। इसके बाद इयन एकेडमी जाता है, लेकिन वहां सभी लोग उसके बारे में फुसफुसा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे, उसकी आंखों में मत देखना, नहीं तो वह हमसे बात करने आ जाएगा। तो कोई कह रहा था, यह लड़का पागल है, अगर उसने सुन लिया तो वह हमें मार देगा। इयन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। वह सोचता है यहां क्या चल रहा है। तभी वह लेटो और सेलीन को देखता है, लेकिन वे उसे इग्नोर कर देते हैं। आयन, लेटो और सेलीन आपस में चर्चा कर रहे थे कि वे यहां से कैसे भाग सकते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर इयन ने कहा, तुम लोग मेरी बात सुन सकते हो। लेकिन इयन के व्यवहार को देखकर लेटो थोड़ा चिंतित हो गया और बोला, जरा रुको, आज तुम्हें कल से थोड़ा अलग लग रहा है। यह कहकर उसने इयन को चारों ओर से ध्यान से देखने लगा। यह सब देखकर इयन ने चिढ़कर कहा, मुझे इस तरह की मजाक करने का कोई मूड नहीं है। लेकिन इयन को इस तरह बोलते देखकर लेटो अचानक खुश हो गया और उसने इयन को गले लगाते हुए कहा, आखिरकार तुम्हारे शरीर से वो ईवल स्पिरिट गायब हो चुकी है। यह सुनकर इयन हैरान होकर लेटो को दूर हटाते हुए बोला, तुम क्या बोल रहे हो? इस पर सेलीन फेलियन ने थोड़ा गुस्से में कहा, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं आ रहा? पिछले हफ्ते तुम्हारे साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। इयन तब और भी चौंक गया और बोला, पिछला हफ्ता? लेकिन मेरी आखिरी याद तो यही थी कि मैं रात में तुम लोगों से मिला था। यह सुनकर सेलीन गुस्से में बोली, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? लेटो निराश होकर बोला, तुमने हमें पिछले हफ्ते पूरी तरह से नौकर बना दिया था। हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया कि हमारी रेपुटेशन तक गिर गई। तुम शैतान हो। इयन और भी चौंक कर बोला, तो क्या सच में मेरे शरीर के साथ कुछ हुआ था? लेटो ने गहरी सांस लेकर कहा, हम तो तुम्हें एक बार एग्जॉर्सिस्ट के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें अपने एक्स से डरा कर रोक दिया था। इयन ने हैरानी से पूछा, तुम लोग क्या इस एक्स की बात कर रहे हो? यह कहकर उसने अपना एक्स बाहर निकाला। यह देखकर लेटो और सेलीन दोनों डर गए और एक साथ चिल्लाए, क्या तुम इसे जरा दूर रख सकते हो? इयन ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक्स को देखा और अचानक ही पिछले हफ्ते की कुछ डरावनी यादें उसके दिमाग में लौट आईं। क्या मैं सच में किसी ईविल स्पिरिट से पजेस्ड था? मेरे साथ यह सब सच में हुआ था? लेकिन मैंने तो कभी किसी अजीब चीज के पास भी नहीं गया। तो क्या वह सपना भी सच था? लेकिन इसी बीच लेटो ने हंसते हुए कहा, खैर, मैं खुश हूं कि तुम अब ठीक हो गए हो। सेलीन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है, किसी और बड़ी मुसीबत के होने से पहले ही तुम ठीक हो गए। इयन तब भी उलझन में था और बोला, तुम लोग यह सब क्या कह रहे हो? सेलीना ने कुछ पल के लिए चुप रहकर कहा, हाँ, शायद तुमको यकीन नहीं होगा, लेकिन पिछले हफ्ते तुमने एकेडमी के टॉप दूसरे साल के स्टूडेंट को हरा दिया था। इयन चौंक कर बोला, क्या सच में? मैंने उसे हरा दिया? तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे? सेलीन ने कहा, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें बहुत हैरानी हो रही है? तेरे लिए वो एक हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती था। इयन एकदम शांत हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, उस ईवल स्पिरिट ने मेरे शरीर के साथ क्या किया था? लेकिन सेलीन ने उसे फिर से हकीकत में वापस खींचा। इयन, अब तुम क्या करने वाले हो? इयन उलझन में बोला, अब मैं और कर भी क्या सकता हूं?
सेलीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कह रही हूं कि कल की सोर्ड्समैनशिप क्लास के बारे में सोचो। आज फिर से तुम्हें सीरिया का सामना करना है, याद है? यह सुनकर इयन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। सीरिया युर्दिना, दूसरे साल की टॉप स्टूडेंट, सबसे युवा ऑरा एक्सपर्ट और जिसे मॉन्स्टर सॉर्ड्स वुमन कहा जाता है। उसके साथ फिर से मुकाबला। क्या इयन इस मुश्किल स्थिति से खुद को संभाल पाएगा, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी कल्पना से भी परे है? अगले अध्याय में और बड़े खुलासे होंगे। तो इसके बाद हमारे पास्ट का दृश्य दिखाया जाता है, जहां इयन और सेकेंड ईयर की टॉप स्टूडेंट सीरिया फाइट कर रहे थे। और यहां हम पहली बार उसे देखते हैं। हम देखते हैं सीरिया नीचे गिरी हुई है और वह बोलती है, यह नहीं हो सकता। तुम कभी भी इससे पहले मेरे खिलाफ 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाए। यह सुनकर इयन, यानी इयन के अंदर का इविल स्पिरिट बोलता है, क्या विश्वास नहीं होता तुम्हारी इस पालतू सोर्ड्समैनशिप को? यह कहकर वह सीरिया के मुंह की तरफ अपना वुडन सोर्ड मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिर जाती है। सीरिया उठने की कोशिश करती है तो इयन पीछे से उसे एक बार फिर अटैक करता है। यह सब देखकर बाकी लोग बोलते हैं, सीरिया को तो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट भी हरा नहीं पाए, तो यह इयन कैसे जीत रहा है? इयन के अंदर का इविल स्पिरिट नीचे गिरी हुई सीरिया से बोलता है, तुमने मेरे दिखाए हुए सभी ओपनिंग देख लिए और वहां पैर रख दिया, यह न समझकर कि यह मेरा एक ट्रैप था। और इयन इस बार उसे एक ही बार में अटैक करके हरा देता है। इसके बाद कहानी फिर से हमारे प्रेजेंट में लौट आती है और यह सब घटना याद करके हमारा इयन हैरान हो जाता है। वह सोचता है, क्यों सबके बीच में से सिर्फ मुझे ही किससे लड़ना पड़ा? अगर मैं किसी ऐसे के खिलाफ खड़ा होता जिसे मैं हरा सकता, तो भी यह ठीक होता। लेकिन मेरे सामने है एकेडमी की टॉप स्टूडेंट सीरिया। इसके बाद हमारा दृश्य बदलता है और हमारा बैटल ग्राउंड दिखाया जाता है, जहां सेलीन इयन से बोलती है, अगर तुम नहीं कर सकते तो हार मान लो। बाकी छात्र बोलते हैं, सीरिया बहुत जिद्दी है, वह एक बार हार गई, फिर भी उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि वह ताकतवर है, लेकिन उसने अपना सारा प्राइड खो दिया है। इसके बाद हम देखते हैं इयन और सीरिया लकड़ी की तलवार लेकर आमने सामने खड़े हैं। इसके बाद उनके प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक है तो अब मैच शुरू करो। और याद रखो, यह मैच हमारी क्लास का सब्स्टिट्यूट है, यानी यह तुम्हारे ग्रेड्स बढ़ाने में मदद करेगा। इस बीच इयन अपने मन में ईवल स्पिरिट से बोलता है, तुमने लास्ट काम क्यों नहीं किया और यहां से चले गए? तुम्हारी वजह से मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया। इसके बाद इयन सीरिया की तरफ देखता है और सोचता है, यह सबसे टॉप स्टूडेंट है, यानी उसके कुछ मार्क्स कम हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो मेरे माता पिता मुझे यहां रहने नहीं देंगे। इसके बाद वह खुद से बोलता है, ठीक है, मुझे यहां टिके रहना होगा जब तक वह सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। 10 मिनट शायद इनफ होंगे। इसके बाद इयन अपनी पोजीशन लेता है, लेकिन इसी बीच सीरिया उसके बिल्कुल करीब आ जाती है और वहां से एक घातक अटैक करती है, जिससे इयन दूर उड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। इस अटैक को खाकर इयन समझ जाता है कि वह किसी भी तरह 10 मिनट टिक नहीं पाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कभी भी एक लड़की से हार नहीं सकता। मुझे और कुछ करने के लिए टिके रहना होगा। इसके बाद इयन किसी तरह वहां से उठता है और बोलता है, अब मेरी बारी है अटैक करने की। इस पर सेरिया बोलती है, जैसा तुम चाहो। इयन सेरिया की तरफ अटैक करने आता है, लेकिन अटैक करते समय उसे एहसास होता है कि उसका शरीर पहले से हल्का हो गया है। वह अपनी तलवार से एक स्लैश मारता है और सोचने लगता है, इस एक हफ्ते में मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं जैसा चाह रहा हूं वैसे ही मेरा शरीर हिल रहा है। लेकिन सीरिया उसके इन अटैक्स को देखकर थोड़ा हंसती है और बहुत स्पीड से घूमकर इयन के हाथ पर वार करती है और उसके हाथ से तलवार गिरा देती है और उसे कोई समय न देते हुए कंटिन्यूअसली इयन को अटैक करती रहती है। इतने मार खाने के बाद इयन दर्द से नीचे बैठ जाता है। वह सोचता है, एक समय के लिए मैंने सोचा था कि शायद मेरे पास उसे हराने का कोई रास्ता है,
लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। सीरिया उसे तोड़ते हुए बोलती है, क्या हुआ? तुम मुझे अपना ओपनिंग नहीं दिखा रहे? इससे पहले के हफ्ते में तो तुमने मुझे इतनी आसानी से हरा दिया था, जैसे मैं तुम्हारी एक खिलौना हूं। यह सुनकर इयन बोलता है, हो गया, तुम लोग कब तक पिछले हफ्ते कहते रहोगे? हो गया, मैं पागल हो जाऊंगा अगर तुमने एक बार और यह बात कही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत परेशान हो गया है। यह सुनकर सीरिया गुस्से में बोलती है, ये किसकी गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी उस हंसी के साथ सब खत्म हो जाएगा? यह कहकर वह अपनी पूरी पावर लगाकर इयन की तरफ अटैक करती है, लेकिन ठीक समय पर इयन उसे अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है। इयन सोचता है, मेरी किनेटिक विजन और रिएक्शन स्पीड बहुत बढ़ गई है। इस बीच वे दोनों फाइट करते रहते हैं, लेकिन सीरिया एक जोरदार अटैक करके इयन को दूर फेंक देती है। लेकिन इयन हार नहीं मानता और फिर से लड़ने चला जाता है। यह चीज बार बार होती है, वह बार बार लड़ने जाता है और बार बार हारता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। यह सब देखकर इयन बोलता है, वह ऐसे अननेसेसरी अटैक्स क्यों कर रही है? सीरिया उससे बोलती है, तुमने मुझ पर चार्ज किया था क्योंकि तुमने मेरा ओपनिंग देखा था। हालांकि यह एक ट्रैप था। यह बात तुमने मुझे पिछले हफ्ते कही थी, है ना? इसीलिए मैंने एक रिमैच करने को कहा था। लेकिन तुम अब बहुत डर गए हो। क्या तुम अब भी सीरियस नहीं हो? यह कहकर वह ईएन की तरफ अटैक चार्ज करती है। लेकिन ईएन समझ जाता है कि उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है, यानी अब फाइट पहले जैसी नहीं रहेगी। यह कहकर ईएन सीरिया को एक स्लैश मारता है, लेकिन ठीक समय पर सीरिया उसे डॉज कर लेती है और उनकी लड़ाई इसी तरह चलती रहती है। इयन उसके साथ लड़ते हुए सोचता है, मैं बहुत देर से उसके साथ बराबरी से लड़ रहा हूं और अगर मैं अब लड़ाई छोड़ दूं तो वह मुझे कुछ नहीं कह पाएगी और मैं पास भी हो जाऊंगा। लेकिन इसी बीच सीरिया एक फाइनल अटैक करती है और बोलती है, यही समय है तुम्हें दिखाने का कि मैं क्या कर सकती हूं। लेकिन यह अटैक आज भी वह वहां से नहीं हिलती और अटैक को हेड ऑन ले लेती है। इसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं, इयन, अगर 5 सेकंड के अंदर नहीं उठता तो सीरिया जीत जाएगी। इस बीच इयन सोचता है, मेरे साथ सबसे ताकतवर छात्रा की ड्यूअल, यह मेरी जिंदगी की सबसे अनबिलीवेबल चीज है। मैंने जो कुछ करना था वह सब किया। मुझे फिर से एक साधारण इंसान बनकर रहना होगा। इस बीच प्रोफेसर बोल रहे हैं, 5, फोर्ड। सीरिया उसके इस व्यवहार को देखकर बोलती है, मुझे लगता है तुमने खुद ही यह हिट ले ली, है ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी ड्यूअल के लिए, जब तक यह खत्म नहीं हो जाता। हालांकि तुम क्लास स्किप करो, फिर भी मैं तुम्हें बार बार चैलेंज करूंगी, जब तक तुम वही ह्यूमिलिएशन फील नहीं करते जो मैंने फील किया। इयन सोचता है, मैं इतनी मेहनत से लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं। इसके बाद वह फिर से उठता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ इतनी भयंकर दुश्मनी कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ पिछले हफ्ते गड़बड़ की थी? उसे देखकर प्रोफेसर बोलते हैं, इयन, अगर तुम हार मानना चाहते हो तो बता दो, क्या कह रहे हो? क्या तुम अब इसे रोकना चाहते हो? इयन बोलता है, नहीं, मैं अभी भी कर सकता हूं। प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक है, तो ड्यूअल जारी रखो। सीरिया अपनी तलवार पकड़कर बोलती है, बढ़िया, इसे खत्म किए बिना हम नहीं जा सकते। इयन बोलता है, मैं अब भागूंगा नहीं, मैं अब तुम्हारा सारा प्राइड खत्म कर दूंगा। सीरिया इसी बीच इयन पर अटैक रश करती है, लेकिन सबको हैरान करते हुए इयन अपने खाली हाथ से सीरिया की तलवार को रोक देता है और उसकी तलवार पकड़कर इयन बोलता है, ये लो, तुम्हें पकड़ लिया। इसके बाद इयन अपनी तलवार फेंक देता है और इसी मौके पर इयन उस पर अटैक करने जाता है। अब यह खत्म। सीरिया उसकी ओर आते हुए अटैक को देखकर डर जाती है और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। उसका यह व्यवहार देखकर इयन कहता है, क्या यह सच में खत्म हो गया? इसके बाद इयन सोचता है, मैं यह क्या कर रहा हूं? इस तरह से सिचुएशन का समाधान नहीं होगा और यह लड़ाई बार बार होती रहेगी। यह कहते हुए इयन सीरिया की ओर हाथ बढ़ाता है और उसकी माथे पर उंगली से हल्की सी टोक लगाता है। बाकी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। यह देखकर सीरिया कहती है,
तुम यह क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इयन वहां से जाने लगता है और कहता है, तुम मुझे हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? यह सुनकर सीरिया गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्योंकि मेरे लिए जीतना ही सब कुछ है। अगर मैं हार गई तो मैं सिर्फ हंसी का पात्र बन जाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर इयन हल्का सा हंसता है और कहता है, दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या यह सच में महत्वपूर्ण है? सिर्फ एक मैच कभी भी लोगों की सोच को इतना नहीं बदल सकता। इसके अलावा बाकी लोग जो भी कहें, इससे तुम्हारी सोर्ड्समैनशिप कभी कम नहीं होगी। यह सुनकर सीरिया समझ जाती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरा मजाक उड़ाए तो मुझे बुरा लगता है। इयन कहता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता, अगर तुम इन सब बातों से परेशान होती रहोगी तो तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत मीनिंगलेस हो जाएगी। यह सुनकर सीरिया उसकी बात से सहमत होती है। इयन फिर से उससे कहता है, तुम मेरी तरफ देख सकती हो, मैं इतने दिनों से इस एकेडमी में सिर्फ हारता आ रहा हूं, लेकिन यकीन मानो, इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें दूसरों की बातों से दुखी होना चाहिए। अगर तुम कभी हार जाओ और बाकी लोग इस पर मजे लें, तो इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। यह सुनकर सीरिया कहती है, वह सही कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अनजाने में यह मान चुकी थी कि मेरी सोर्ड्समैनशिप यूजलेस हो चुकी है। हालांकि यह वही सोर्ड्समैनशिप है जिसे मैंने खुद पर विश्वास रखकर बनाया था। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। यह कहते हुए सीरिया इयन को धन्यवाद देती है। यह सब देखकर सेलिन कहती है, इसका मतलब क्या इयन जीत गया? दूसरा व्यक्ति कहता है, यह तो यकीन करना मुश्किल है कि इयन ने सेकेंड ईयर के टॉप स्टूडेंट को हरा दिया। यह लड़का आखिर है कौन? इसी दौरान प्रोफेसर घोषणा करता है, इस मैच का विनर है इयन। और वहां से इयन जाने लगता है। सीरिया सोचती है, अब से मैं सीनियर इयन के पाथ पर चलूंगी, ठीक वैसे ही जैसे सीनियर इयन ने मुझे सिखाया है। इसके बाद हमें अगला दृश्य दिखाया जाता है। इयन एकेडमी के अंदर से गुजर रहा था, लेकिन उसे देखकर आसपास के सभी लोग कहने लगे, यह देखो, वही लड़का जिसका नाम इयन परकस है। एक और व्यक्ति बोला, तुम जानते हो, यही वो डीमन है जिसने लगभग सीरिया को मार ही दिया था, और उसने सीरिया को 2 बार हार मानने पर मजबूर कर दिया था। बाकी लोग बोले, हमें इससे दूर रहना चाहिए। अपने बारे में ये सब बातें सुनकर इयन सोचने लगा, मैंने सिर्फ इसीलिए यह फाइट जीती क्योंकि मैं सीरिया को दिखाना चाहता था कि वह असल में क्या करने में सक्षम है। जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपनी ताकत के कारण यह लड़ाई जीती, वे पूरी तरह गलत हैं। यह संभव है कि मेरी ऑरा डिटेक्शन और माना पहले से ज्यादा बढ़ गई हो, लेकिन अगर मेरी स्किल सीरिया से कमजोर होती तो मैं कभी नहीं जीत सकता था। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मुझे पिछले हफ्ते की कोई याद नहीं है। इयन गहरी सोच में था, लेकिन तभी सेलिन ने उसे आवाज देकर कहा, अरे, तू क्या कर रहा है? तू क्या अपनी पुरानी मेमोरी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है? हम देखते हैं कि सेलिन के साथ लेटो भी है। लेटो ने कहा, अरे, तूने मुझे देखा नहीं क्या? इयन ने अपने सिर पर हाथ रखा और चिंता में कहा, हाँ, आखिरकार मैं जान ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हुआ था। सेलिन ने इयन से कहा, सेंटस ने कहा है कि तू ठीक है। इयन बोला, ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे बारे में जो ये अफवाहें फैल रही हैं, उनका मैं अब क्या करूं? सेलिन बोली, अरे, इन सबको कौन सीरियस लेता है? ये सब बस कुछ बेकार की अफवाहें हैं। वैसे भी इतने दिनों तक तुझे एक लो क्लास नोबल के रूप में देखा जाता था, और तू जानता है, लोग कहते थे कि तू एक कंट्री साइड नोबल है जिसका फेस बहुत सुंदर है, लेकिन वह अट्रैक्टिव नहीं है। यह सुनकर इयन ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं देखने में सुंदर हूं? उसकी इस बात पर सेलिन ने उसके पैर पर लात मारते हुए कहा, जो भी हो, तेरे लिए अच्छा ही हुआ। अब हाई क्लास नोबल्स हमें नीची नजर से नहीं देखेंगे, क्योंकि अब वे तुझसे डरते हैं। उन्हें लगता है कि तू उन्हें क्रश कर देगा। लेकिन इयन ने अपने पैर को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तूने मुझे लात क्यों मारी? सेलिन बोली, मुझे लगता है कि एक अफवाह सच है।
इयन ने अपने दर्द वाले पैर को पकड़कर कहा, कौन सी अफवाह? और फिर, मेरे बारे में तो कई अफवाहें हैं। लेटो ने कहा, अरे सब कह रहे हैं कि सीरिया तुझे फॉलो कर रही है। सेलीन भी बोली, हाँ सच में। इयन ने यह सुनकर कहा, यह अफवाह सच हो सकती है। तुम लोग उधर देखो, फिर सब साफ हो जाएगा। यह सुनकर उन्होंने उधर देखा और हम देखते हैं कि एक पेड़ के पीछे से सीरिया उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन फिर भी उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। सीरिया की इस हरकत को देखकर सेलीन गुस्से में बोली, इसको क्या लगता है? ऐसा मास्क पहनने से क्या हम इसे पहचान नहीं पाएंगे? इयन और लेटो ने सेलीन को पकड़ रखा था और सेलीना गुस्से में बोली, तू हर जगह इयन को फॉलो क्यों कर रही है? तुझे याद नहीं कि इयन ने तुझे कैसे हराया था? सेलीन को इतना गुस्से में देखकर लेटो ने इयन से पूछा, सीरिया कब से तुझे फॉलो कर रही है? इयन ने कहा, शायद पिछले 5 दिनों से, और यह बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। लेटो बोला, तो एक काम कर, जा और उससे थोड़ी बात कर। इयन यह सुनकर बोला, ठीक है। इस बीच हम देखते हैं कि सीरिया सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे जितनी जल्दी हो सके उससे पूछना होगा। लेकिन तभी इयन उसके सामने आकर बोला, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? इयन ने उसे पहचान लिया। यह देखकर सीरिया हैरान रह गई। वह बोली, सीनियर आइयन, तुमने मुझे पहचान लिया? लेकिन मैंने तो मास्क पहना था। यह सुनकर इयन ने सोचा, क्या सच में सीरिया को लगा था कि उसका यह मास्क कोई काम आएगा? लेकिन सीरिया ने खुद को किसी तरह शांत किया और इयन से कहा, मैं तुमसे कुछ गाइडेंस लेना चाहती हूं, क्योंकि मैं स्ट्रांगेस्ट बनना चाहती हूं। इयन उसकी बात सुनकर सोचने लगा, यह लड़की पहले से ज्यादा पोलाइट हो गई है। वह सोचने लगा, मैं सीरिया को क्या सिखाऊं? अगर उसे ज्ञान देना है तो मैं दे दूंगा, लेकिन वह तो और ज्यादा शक्तिशाली बनने जा रही है। और फिर जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है उसे मैं कैसे ताकतवर बनने का तरीका बता सकता हूं? मैं बहुत मुश्किल से वापस इस सामान्य जीवन में आया हूं और मैं फिर से वह सब लड़ाइयां नहीं चाहता। इयन ने देखा कि सीरिया बहुत इनोसेंटली उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन हमारा इयन तो सिग्मा बॉय है, इसलिए उसने सीरिया को रिफ्यूज कर दिया। यह सुनकर सीरिया उदास हो गई। सीरिया बोली, लेकिन तुमने मुझे 2 बार हराया है। इयन बोला, मैंने यह इसलिए जीता क्योंकि तुमने अपना गार्ड डाउन कर लिया था। यह कहकर इयन वहां से जाने लगा और बोला, मैं सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से यह फाइट जीत पाया था। सीरिया उसे जाते हुए देखकर बोली, लक भी एक स्किल है। इसके बाद सीरिया बोली, अगर तुम यह नहीं करना चाहते तो कम से कम हंटिंग फेस्टिवल के खत्म होने तक मेरी मदद करो। हंटिंग फेस्टिवल का नाम सुनकर इयन को याद आया कि उस लेटर में भी इस हंटिंग फेस्टिवल का जिक्र था। उसमें लिखा था, इस बार हंटिंग फेस्टिवल में बहुत सारी घटनाएं होंगी। हंटिंग फेस्टिवल के दौरान एक लड़की जिसका नाम एमा था वहां मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अचानक एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया और बाद में उसका मृत शरीर बरामद हुआ। यह सब सोचकर इयन हैरान हो गया। सीरिया ने कहा, बिल्कुल, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो तुम मुझे रिफ्यूज कर सकते हो। इसके बाद इयन ने कहा, धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मुझे एक जरूरी चीज याद आ गई। यह कहकर इयन वहां से जाने लगा और सीरिया से कहा, अगर तुम और ज्यादा ताकतवर बनना चाहती हो तो तुम्हें प्रोफेसर डेरेक के पास जाना चाहिए। वह तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसके बाद इयन वहां से दौड़ने लगा। सेलीन और लेटो उसे देखकर बोले, तू कहां जा रहा है अचानक? क्या तूने सीरिया के साथ सब कुछ सुलझा लिया? यह सुनकर इयन बोला, अभी तक नहीं, लेकिन मुझे एक जरूरी चीज याद आ गई है। इयन सोचने लगा, सच कहूं तो मैंने उस लेटर की बातों पर कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन अब इसमें मेरे दोस्त का नाम भी आ गया है, इसीलिए यह मुझे बेचैन कर रहा है। मुझे यह कन्फर्म करना होगा कि क्या वह लेटर सच में भविष्य से आया है। और फिर एम्मा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। इसके बाद दृश्य बदलता है और हमें एक लैब के अंदर एक लड़की दिखती है। इसके बाद दिशा परिवर्तन होती है और हम देखते हैं सीरिया अपनी सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रही है।
उसके पास खड़े प्रोफेसर ने उससे कहा, बहुत बढ़िया, तुम जितनी मेहनत करोगी हंटिंग फेस्टिवल में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगी। सीरिया ने प्रोफेसर को ट्रेनिंग देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रोफेसर ने कहा, हाँ ठीक है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे पास सोर्ड्समैनशिप सीखने आओगी। लेकिन इसके बाद सेरिया बहुत एक्साइटेड हो गई और बोली, क्योंकि सीनियर ईएन ने मुझे आपसे गाइडेंस लेने के लिए कहा था। फिर सीरिया ने प्रोफेसर से कहा, तो मैं अब चली जाती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे और कुछ नहीं सिखा सकते। सीरिया की यह बात सुनकर प्रोफेसर ने सोचा, इस लड़की ने मेरे सामने ही यह बात कह दी, इसमें सोशल स्किल कम है। सीरिया ने कहा, ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यह कहकर सीरिया वहां से जाने लगी, लेकिन प्रोफेसर ने उसे रोककर कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? वह लड़का भी अपने सेकेंड ईयर में केवल दूसरा स्थान ही प्राप्त कर पाया था। यहां किसकी बात हो रही है, यह स्पष्ट नहीं है। सीरिया ने यह सुनकर प्रोफेसर से कहा, ऐसा कोई मामला नहीं है। प्रोफेसर ने कहा, मेरे लिए यह कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। तुम अपने ग्रेड्स बढ़ाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन अपने शरीर का ख्याल भी रखो। मैं तुम्हें हंटिंग फेस्टिवल का एक हिंट देता हूं। तुम सदर्न फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई की तैयारी करो, क्योंकि फेस्टिवल वहीं होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे सीनियर्स ने पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। यह सुनकर सीरिया ने पूछा, सदर्न फॉरेस्ट में क्या बहुत शक्तिशाली मॉन्स्टर्स हैं? प्रोफेसर ने कहा, एंट्रेंस के पास तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जब तुम आधे रास्ते तक पहुंचोगी तो अचानक बहुत शक्तिशाली मॉन्स्टर्स दिखाई देंगे। सीरिया ने यह सुनकर कहा, अच्छा, तो मैं नेक्स्ट टाइम और अंदर जाने की कोशिश करूंगी। यह सुनकर प्रोफेसर ने कहा, नहीं, तुम अकेले ज्यादा अंदर मत जाना। वहां जाने पर ज्यादातर स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। वहां बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। इसके बाद हमारा दृश्य बदलता है और हमें बताया जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में हेवनली गॉड थे। उनमें से एक लाइट के साथ पैदा हुआ था और दूसरा डार्कनेस के साथ पैदा हुआ था। हेवनली गॉड ने समय के प्रवाह के साथ मिलकर यूनिवर्स बनाया। अतीत से भविष्य की ओर समय का प्रवाह इसी रूल के तहत बना था। अगर यह रूल टूट जाए तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हेवनली गॉड ने टाइम फ्लो पर कई रूल्स लगाए हैं। अगर कोई इन रूल्स को नहीं मानता तो वह हेवनली गॉड का एनिमी बन जाता है। और यह साहसिक कार्य जिसने किया उसका नाम डेलफिल्म था, और हमें डेलफिल्म को दिखाया जाता है। यह कहानी लैब में बैठी लड़की ईएन को सुना रही थी। लड़की ने ईएन से पूछा, तुम समझ गए? लेकिन ईएन ने कहा, हाँ समझ गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस पर लड़की ने कहा, तुमने मुझे नींद से जगाया और अब तुम कह रहे हो कि तुम कुछ समझ नहीं पाए। तुम जानते हो, मैं कल रात भर जागती रही थी। लड़की ने आगे कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने 1 महीने तक मेरी कोई खबर नहीं ली और आज अचानक आकर कह रहे हो तुम ठीक हो। यह देखकर खुशी हुई। लड़की की यह बात ईएन को तीर की तरह लगी। लड़की ने कहा, तुम में कॉमन सेंस नहीं है? जब तुम किसी चीज पर फोकस करते हो तो बाकी सब कुछ भूल जाते हो। यह सुनकर ईएन ने कहा, अरे ये सब छोड़ो, हम तो अच्छे दोस्त हैं, है ना? लड़की ने कहा, कैसे दोस्त? तुम तभी आते हो जब तुम्हें कुछ जानकारी चाहिए होती है। ईएन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें नींद से जगाया था, लेकिन क्या तुम सामान्य से ज्यादा बुरा बिहेव नहीं कर रही हो? देखो, मैं माफी मांगता हूं, तो कृपया मुझे यह कहानी और अच्छे से समझाओ। यह सुनकर लड़की ने गर्व से कहा, तो तुमने आखिरकार माफी मांग ली? ठीक है, तो मैं तुम्हें फिर से कहानी का सार समझाती हूं। देखो, अगर तुम कभी टाइम के खिलाफ जाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत शक्तिशाली होना पड़ेगा, है ना? ईएन ने कहा, हो सकता है। लड़की ने फिर कहा, और इस दुनिया में केवल एक ही था जिसने यह किया। उसका नाम टेलफिल्म था और वह इविल गॉड का सर्वेंट था। इस पर ईएन ने कहा, तो क्या जिसने मुझे चिट्ठी भेजी है वह डेलफिल्म है? यह सुनकर लड़की ने कहा, अरे तुम में सच में कोई कॉमन सेंस नहीं है। इस बार ईएन भी गुस्सा हो गया और बोला, अरे तुमने ही तो यह कहा था। फिर लड़की ने कहा, देखो, अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम्हें चिट्ठी किसने भेजी है
तो मैं भी डेल फिल्म का नाम लेती। लेकिन डेल फिल्म एक मिथिकल कैरेक्टर है। वह असल में एग्जिस्ट करता है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। इयन ने फिर पूछा, तो क्या यह इविल गॉड कर सकता है? लड़की ने फिर कहा, अरे, मैंने तुमसे कहा था कि यह कहानी सच है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। यह सुनकर इयन ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर लड़की ने इयन से कहा, इसके अलावा तुम फ्यूचर से चिट्ठी प्राप्त कर रहे हो, यह संभव नहीं है। तुम अब अपने रूम में जाओ। फिर लड़की ने कहा, कुछ देर रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। यह कहकर लड़की ने 2 टेस्ट ट्यूब्स उठाईं और इयन को देते हुए कहा, ये प्रेजेंस इरेजिंग ड्रग्स हैं। ये मेरी नई प्रोडक्ट हैं। इन्हें यूज करके बताना कि ये कैसे काम करती हैं। इन्हें हाथ में लेकर इयन ने पूछा, क्या इसे पीने के बाद मैं इनविजिबल हो जाऊंगा? लड़की ने कहा, नहीं, यह तुम्हें इनविजिबल नहीं करेगी। यह सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस को इरेज कर देगी। यह सुनकर इयन ने उसे पी लिया। यह देखकर लड़की ने कहा, अरे, तुमने क्या किया? इसे पीने के बाद इयन ने बताया कि यह बहुत बुरा लगा। लेकिन लड़की ने कहा, तुमने इसे यहां क्यों पी लिया? यह बहुत वैल्यूएबल चीज है। इयन के इस बिहेवियर से लड़की ने उसे मार भी दिया। मार खाकर इयन ने कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि यह काम करती है या नहीं। तुम कुछ ही देर में पता लगा लोगी कि यह काम करती है या नहीं। यह सुनकर लड़की ने अपनी आंखें बंद कीं और इयन की प्रेजेंस को सेंस करने लगी। इसी बीच इयन ने सोचा, यह चीज काम कर गई है। मैं खुद अपनी प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मैं एक भूत बन गया हूं। फिर इयन लड़की के सामने गया और हाथ हिलाने लगा। इयन ने कहा, यह चीज मेरे हंटिंग फेस्टिवल में बहुत काम आएगी। लेकिन अचानक लड़की ने इयन का कॉलर पकड़ लिया। यह देखकर इयन ने पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? लड़की ने कहा, यह काम नहीं किया। लड़की ने गुस्से में कहा, इसने तुम्हारी प्रेजेंस को हाइड कर दिया, लेकिन तुम्हारे शरीर की स्मेल को हाइड नहीं कर पाई। हर किसी के शरीर की एक यूनिक स्मेल होती है जिसे वे खुद नहीं सूंघ सकते। जब मैंने इसे टेस्ट किया था तो यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई। मुझे इस पर कुछ करना होगा। फिर इयन वहां से जाने लगा। यह देखकर लड़की ने कहा, तुम जा रहे हो? इयन ने जाते समय कहा, ठीक है, तो मैं जब फॉरेस्ट में रहूंगा तब इसे पी लूंगा। इसी बीच इयन ने पीछे मुड़कर लड़की से कहा, तुम हंटर फेस्टिवल खत्म होने तक फॉरेस्ट में मत जाना। अगर तुम्हें बहुत जरूरत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। यह सुनकर लड़की हंसी और बोली, ठीक है, मुझे लगता है कि यह सही समय है तुम्हें अच्छे से काम में लगाने का। इयन ने कहा, हाँ, मैं अभी फ्री हूं, तो तुम मुझसे काम करवा सकती हो। फिर इयन अपने रूम में चला गया और चिट्ठी पढ़ने लगा। फिर उसने चिट्ठी को फेंक दिया और कहा, सच कहूं तो मुझे यह चिट्ठी कौन भेज रहा है? फिर वह बिस्तर पर लेट गया और बोला, जो भी हो, मैंने उसे पहले ही अकेले न जाने के लिए चेतावनी दे दी थी, तो मुझे लगता है कि वह ठीक होगी। इसी बीच लेटो उसके रूम में आ गया। उसे देखकर इयन ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लेटो ने तुरंत इयन से पूछा, तुम्हें पता है एम्मा के साथ क्या हुआ है? फिर हम देखते हैं कि एम्मा खून में लथपथ पड़ी है।